गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा उदारवाद और राष्ट्रवाद के ऊपर हो रही थी। ड्राफ्टिंग के क्रम में हमने भारतीय संदर्भों का हवाला देते हुए ये बतलाने का प्रयास किया कि नेशनलिज्म जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, नेशनलिज्म एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ पर हमारी चर्चा हुई थी और आपको यह बतलाया कि किस प्रकार मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडियन नेशनलिज्म जो इमर्ज करता है वह चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ उसके नेचर और कैरेक्टर में बदलाव आते हैं और उसके नेचर और कैरेक्टर में आने वाले उन बदलावों को आज तक महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बदलाव की वह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, बदलाव की वह प्रक्रिया आज भी जारी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चर्चा होगी अभी विस्तार से उस पर, लेकिन रुक करके अब उदारवाद की ओर बढ़ना चाहूंगा। लिबरलिज्म की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले कि उधर आगे बढ़ूं, अगर कोई प्रश्न है अब तक जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है वहाँ तक में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न तुम्हारा था पल्लवी, क्या प्रश्न था? पल्लवी का एक प्रश्न था, स्टेट, नेशन एंड नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य और थोड़ा सा जब इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं तो एक और चीज की चर्चा कर दूं, प्रांत, प्रोविंसेस। ठीक है, आगे मैं चर्चा करता ही, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा सा पैसेंस इस टॉपिक में रखना होगा। हर चीज की चर्चा करूंगा, समझे? लेकिन एक और चीज हमें देखना होता है जब चीजों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपका कंफर्ट जोन क्या है, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ड्राफ्टिंग के क्रम में ही रुक करके मैंने विस्तार के साथ चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की चर्चा आपके साथ की, क्योंकि उससे कनेक्ट करना और उसको समझ पाना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान था, बनिस्पत की उस चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म, चेंजिंग नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म की चर्चा मैं यूरोपियन कंटेक्स्ट में जाकर के आपके साथ करूं। उसकी भी चर्चा होगी हमारी, नहीं होगी ये बात नहीं, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होता, जैसे बिहार क्या है? बिहार राज्य नहीं है,
बिहार जो है वो प्रोविंसेज है, प्रांत है। और जब आप कहते हैं बिहार इज ए स्टेट, या जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वहां स्टेट शब्द जो है प्रोविंसेज के अर्थ में है, वह प्रांत के अर्थ में है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वह स्टेट नहीं है। बातें समझ में आई? क्योंकि अगर आप प्रोविंसेज और स्टेट पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली में अगर आप जाकर के देखें, इस डिफरेंसेज की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट कर पाना आपके लिए आसान हो। यूपीएससी ने पीटी में एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप जाकर के देखें तो स्टेट के 4 कंपोनेंट की बात उठती है, और प्रश्न था व्हिच वन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए स्टेट एंड व्हिच वन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए स्टेट without which existence of a state is not possible, जिसके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली में जाएं तो स्टेट के जो हैं वो 4 कंपोनेंट होते हैं। डिफरेंशिएट करना सीखें, और स्टेट के ये 4 कंपोनेंट क्या होते? फिर आज आप लोगों ने हमको राष्ट्र में ही उलझा दिया, उलझ गया मैं, समझे? तो 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला पॉपुलेशन, आबादी, जनसंख्या। दूसरा टेरिटरी, भूक्षेत्र। तीसरा सरकार, दैट इज गवर्नमेंट। एंड फोर्थ वन इज सॉवरेंटी, संप्रभुता। ये 4 कंपोनेंट जो हैं वो स्टेट के हैं। और इसी के जरिए हम प्रोविंसेस को भी डिफाइन करेंगे और इसी के जरिए हम नेशन स्टेट को भी डिफाइन करेंगे। गौर कीजिएगा, ठीक है? अब अगर आप गौर करके देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें, प्रोविंसेस जो हैं, प्रांत जो हैं, तब प्रांतों में क्या पाएंगे? राज्य के किस तत्व की मौजूदगी है? तो आबादी है, टेरिटरी है, तीसरा सरकार है। ये तीनों चीजें यहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्या नहीं है? तो अगर आप देखें यहां पर संप्रभुता नहीं, संप्रभुता नहीं है। और ये संप्रभुता जो है ये क्या है? राज्य का अनिवार्य तत्व। ये राज्य का अनिवार्य तत्व है। अब बातें समझ में आई? अब 2 चीजें होती हैं, एक लॉजिक होता है, एक इलॉजिक होता है।
एक तर्क होता ही और दूसरा कुतर्क होता है, और दोनों के बीच जो है ना, तर्क और कुतर्क के बीच थिन लाइन डिफरेंसेज होता है, थिन लाइन डिफरेंसेज। जैसे आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि संप्रभुता एसेंशियल एलिमेंट कंपोनेंट है स्टेट का, उसके बिना स्टेट नहीं होगा, तो क्या पॉपुलेशन के बिना स्टेट होगा? यह तर्क नहीं है, यह क्या है? यह कुतर्क है। इसको इस रूप में इंटरप्रेट मत करें। इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि पॉपुलेशन होने के बावजूद, टेरिटरी होने के बावजूद, गवर्नमेंट होने के बावजूद उसको तब तक हम राज्य नहीं कहेंगे जब तक सॉवरेंटी नहीं होगी। जैसे अगर आप देखें, नहीं तिब्बत क्यों जाएं हम भारत में ही रहे ना। 1947 के 15 अगस्त 1947 के पहले, ठीक है, इंडिया वाज नॉट ए स्टेट। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, ठीक है, वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, और सॉवरेंटी किसके पास थी? महारानी के पास। बातें आप समझ में आई या नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, उसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, तो बिहार, उत्तर प्रदेश ये राज्य नहीं है, नहीं। अब अगर मूव करें, नेशन के संदर्भ में अब तक हमारी आपके साथ जितनी चर्चा हुई, राष्ट्र के संदर्भ में अब तक हमारी जितनी चर्चा हुई, उस चर्चा को कंक्लूड कैसे किया जा सकता है? एनसीईआरटी के क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और अगर आप जाएं, मैंने रेफर भी किया था पढ़ने के लिए। क्या चंदा, पढ़ाई हुई है? कितने लोग पढ़ करके आए नेशनली? मौसम, सिर उठाओ, नजरें उठाओ। जैसे बचने की कोशिश करती हो, पता चल जाता है कि नहीं पढ़ा। क्या अंशु, कितने लोग पढ़े हैं? एक दो, मतलब चारों तरफ देख के तब निधि माहौल कैसा है? हाँ, पढ़िए, और केवल वही मत पढ़िए। नागरिकता वाला जो चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी में, कम से कम नेशनलिज्म को समझना अगर आप चाहते, तो उसमें 3 सब टाइटल है नागरिकता वाले चैप्टर में। नागरिक और राष्ट्र, नागरिक और राष्ट्र, ठीक है। दूसरा जो है एक विश्व नागरिकता है, और एक सार्वभौम नागरिकता है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा। और दूसरा जो इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी है, क्लास 11th की ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी जो है, उसमें लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो जब भारतीय संविधान का
राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें एक सब टाइटल है संघवाद। संघवाद सब टाइटल को आप पढ़ेंगे तो उसका सेकेंड हार्ट पार्ट जो है, संघवाद सब टाइटल में जिन चीजों को डिस्कस किया गया है, तो उसका जो उत्तरार्ध वाला हिस्सा है उसमें अगर आप देखें तो वहां से भी नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट को समझा जा सकता। और फिर जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, ठीक है, उसका शुरुआती 2 पैराग्राफ जो है, भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर का शुरुआती 2 पैराग्राफ और यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट सब टाइटल जो है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, दोनों को मिलाकर के पढ़ें। वहां पर चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म को लेकर के एक मुकम्मल समझ भी। जब तक चीजों को कोरिलेट नहीं कीजिएगा, अगर आपको लगता कि मेरे पढ़ाने से हो जाएगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए दबाव मुक्त तो होना होगा। जब तक इसको खाली नहीं रखेंगे ना, समझे, तो इसलिए जब दिमाग गरमाने लगे तुरंत बाथरूम की ओर रुख करें और 2-4 बार चेहरे पर पानी मारें, 2-4 बार लंबी लंबी सांस लें, रिलैक्स महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। जहां पर चीजों को समझने में दिक्कत हो, पढ़ने की गति को धीमी करें, कलम उठाइए, चीजों को ब्रेक करना शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आप जाकर के देखें, अच्छा एक और शब्द यूज होता है, देश। देश नहीं, अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, लेकिन वो देश था। तो देश की संकल्पना जो है वो क्या है? ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। यह ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन टेरिटरी, क्षेत्र पर आधारित। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, देश शब्द का प्रयोग अस्पष्ट अर्थों में होता है। कुछ होमवर्क दे देता हूं। एक मूवी आई थी, मूवी देखते हैं या नहीं? देखते हैं। एक मूवी आई थी दिल जले, और दिल जले मूवी का एक गाना है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा वे देश मेरा ये वतन। ठीक है, अब तीनों का अंतर तलाशिएगा।
और यशपाल का एक उपन्यास है झूठा सच। ठीक है, तो उसमें जो है आप देखेंगे दो इसका इस्तेमाल है, वतन और देश, देश और वतन। नहीं, वतन और देश, देश और वतन। और कबीर की एक पंक्ति है, इसका अर्थ बतलाइएगा। रहना नहीं यह देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गली जाना है। नहीं, तो इसलिए मैंने कहा देश शब्द जो है वेग अर्थ में यूज होता है। और इस संदर्भ में देखें, जो जन्मभूमि हमारी है, नहीं, जैसे मेरे लिए ये परदेश है, लेकिन जब अपनी धरती की ओर लौटूंगा तो अपने देश में लौटूंगा। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तो इस चीज को समझे। तो राष्ट्र के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो राष्ट्र जो है, आपने ये देखा देश क्या हो गया, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो गया। प्रांत के कंटेक्स्ट में आपने क्या देखा, ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक अवधारणा है। नेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप चले, स्टेट के कंसेप्ट में चले जाएं, तो स्टेट का कॉन्सेप्ट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। यह क्या है, राजनीतिक संकल्पना। ठीक है, अब यह सवाल उठता, राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र की संकल्पना भावात्मक सांस्कृतिक संकल्पना है। सन्नी देओल की मूवी देखते होंगे तो क्या मन करता होगा, अभी AK-47 लेके पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाए। मन में भाव आते हैं या नहीं? नहीं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेट और नेशन में एक अंतर है। स्टेट और नेशन में एक अंतर है। नहीं, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो नेशन के लिए टेरिटरी जरूरी नहीं है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नेशन का कंसेप्ट जो है टेरिटरी से बंधी हुई संकल्पना नहीं। स्टेट का कॉन्सेप्ट रियल है। स्टेट का कॉन्सेप्ट रियल है, लेकिन नेशन के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो यह काल्पनिक संकल्पना है, यह इमेजिनेटिव संकल्पना है। कोई जरूरी नहीं है कि इसका वास्तव में अस्तित्व हो।
यह जो है मूर्त नहीं है, इसे आप देख नहीं सकती, छू नहीं सकते। नदी को छू सकते हैं ना, पर्वत को, पठार को, मैदान को छू सकते हैं ना, नेशन को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे जब हम इंडिया एज ए नेशन की बात करते, एक राष्ट्र के रूप में भारत की बात करते, तो बतलाएंगे भारत राष्ट्र का, इंडिया एज ए नेशन, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या है? इंडिया एज ए नेशन का टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या है? क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई? क्या है एकदम? प्रश्न इतना मुश्किल है कि समझ में नहीं आया, बतलाइए। अच्छा, इकोनॉमी तो पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते हैं? इकोनॉमी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बोलिए, इस बार तो पढ़े थे, अगले बार नहीं पढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि पीटी में इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो पढ़ने का क्या फायदा है? नहीं, लेकिन खैर ये आपकी प्रतिक्रिया है। दो टर्म यूज होता है, जीडीपी एंड जीएनपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? जीडीपी में सर देश के अंदर जितनी भी अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उसमें अगर वो एमएनसीज है, अगर वो दूसरे देशों की है, उसका भी काउंटिंग होता है। लेकिन जीएनपी, फिर आप इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। हमने जिस कंटेक्स्ट में पूछा है प्रश्न, उत्तर उस कंटेक्स्ट में दीजिएगा ना, कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो जीडीपी की जो गणना होती है, एक टेरिटरी के भीतर की एक्टिविटी को जीडीपी में हम कैलकुलेट करते। इतना तो समझ सकते हैं। भारत की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, उसके अंतर्गत जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसका कह लीजिए उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी के माध्यम से प्रदर्शित करते। नहीं, फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी वो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्या जीएनपी की संकल्पना किसी टेरिटरी से बंधी है क्या? नहीं, भारतीयों के द्वारा किए गए समस्त उत्पादन, चाहे वो उत्पादन भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री के दायरे में रहकर किए जाएं या भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर रहकर किए जाएं। अब अंतर समझ में आया? नहीं, क्यों हमने कहा कि नेशन का कॉन्सेप्ट किसी टेरिटरी से बंधा हुआ नहीं होता। दूसरी बात देखें, आज अगर फिलिस्तीन नेशन की बात करें, आज अगर फिलिस्तीन नेशनलिटी की बात करें, नहीं तो अगर आप फिलिस्तीन नेशन की बात करें तो आज के डेट में अगर आप देखें, उसका टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर है, या खतरे में है, या सिंबॉलिक है,
बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो दरअसल नेशन जो है वो उस ग्रुप के लोगों को कहते हैं जिनका कॉमन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, कॉमन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, जिनकी कॉमन हिस्ट्री है, जिनकी कॉमन हिस्टोरिकल लीगेसी है, कॉमन हिस्टोरिकल लीगेसी है, साझी ऐतिहासिक साझा भूगोल है, साझा इतिहास है, साझी ऐतिहासिक विरासत है, साझी सांस्कृतिक विरासत है, कॉमन कल्चरल लीगेसी है। ठीक है, जिनका कॉमन फ्यूचर है और कॉमन एजेंडा है, जिनका कॉमन फ्यूचर है और कॉमन एजेंडा है, भविष्य के साझे सपने हैं और भविष्य के उन साझे सपनों को हासिल करने के लिए वह साझे एजेंडे पर चलने को राजी है। अब इसको एक छोटी सी चीज के जरिए समझें। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। उनके विरोधी उसका मजाक उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते? ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न में पूछता, भारत विश्व गुरु बने, क्या इसको लेकर कोई मतभेद है, कोई डिफरेंस है भारतीयों के बीच? इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं? कैसे विश्व गुरु बनेगा और ऐसे विश्व गुरु बनेगा, इसको लेकर चाहे जितने डिफरेंसेज हो, नहीं, लेकिन इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करे, इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। डिफरेंसेज वहां से इमर्ज करते जब हम गाय गोबर करते करते जो है, हिंदू मुसलमान करते करते, मंदिर मस्जिद करते करते भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते, नहीं? बातें ये समझ में आई या नहीं? तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है, नहीं? यहां तक में कोई दिक्कत? फिर नेशन पर मैं लौटूंगा, लेकिन पहले अब नेशन स्टेट की बात कर लूं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, शब्दों के डेरिवेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। State that is based on nationality, मतलब ऐसे राज्य जो या
जिनका आधार राष्ट्रीयता है, नहीं, या स्टेट बेस्ड ऑन नेशनलिटीज इज कॉल्ड नेशन स्टेट। जैसे जब एनसीईआरटी की बुक वो पढ़ रहे होंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर इस चीज की चर्चा की गई है कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के इमर्जेंस के पहले का यूरोप कैसा था, उसके पहले का यूरोपियन पॉलिटिकल सिनारियो क्या था। और एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है हिंदी में वे बहुराष्ट्रीय साम्राज्य थे। बहुराष्ट्रीय राजशाही, मल्टीनेशनल मोनार्की या मल्टीनेशनल अंपायर। वो स्टेट तो वो थे, लेकिन उनको नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकता। और क्यों नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वहां मल्टी नेशनलिटीज के लोग उसके अंतर्गत शामिल थे, मल्टी नेशनलिटीज के लोग। ठीक है। और आप गौर करेंगे, ये जो मल्टी नेशनलिटीज के लोग हैं, अब अपनी टॉपिक पर धीरे धीरे मैं लौट रहा हूं। ये जो मल्टी नेशनलिटीज के लोग हैं, नेशनलिज्म का मल्टी नेशनल अंपायर जो हैं, मोनार्कियल अंपायर जो हैं, अगर आप देखें नेशनलिज्म का इमर्जेंस क्या करता है उनको? नेशनलिज्म का इमर्जेंस उन्हें चैलेंज करता है और उन्हीं का डिसइंटीग्रेशन। नेशनलिज्म का इमीडिएट आउटकम क्या है? मल्टीनेशनल जो अंपायर थे वे डिसइंटीग्रेट करते हैं और मल्टीनेशनल अंपायर्स की जगह नेशन स्टेट लेते हैं। अब बातें समझ में आ रही है या नहीं? थोड़ा सा और समझ लें। कई बार आपको लगता होगा कि बार बार मैं लिटरेचर के रेफरेंस में जाता हूं, तो लिटरेचर के रेफरेंस में इसलिए जाता हूं क्योंकि लिटरेचर के साथ मैं कंफर्टेबल हूं, और दूसरा उस लिटरेचर के कंटेक्स्ट में आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते, बहुत आसानी से। जैसे 19th सेंचुरी का क्या डिबेट था, भारत में क्या डिबेट चला? छूट थोड़ी सी मुझे दे देना आप, तो लेकिन छूट ही नहीं देते। अंग्रेजों का कहना था भारत एक राष्ट्र नहीं है,
तो क्या है? महज भौगोलिक अभिव्यक्ति। इतिहास में तो कम से कम इतनी चीजें तो पढ़ी होंगी आपने, या नहीं पढ़ी? बजने दो ना, थोड़ा म्यूजिक एकदम मतलब आज वाला गाना सब लगाओ, समझे? कम से कम इसी बहाने मनोरंजन हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा समझें। और भारतीयों का क्या कहना था? नहीं, तो मैं सिंबॉलिकली ले रहा हूं। एसएन बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। एसएन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने एक बुक लिखी, कोई नाम बतलाएंगे? इन्होंने एक बुक लिखी, नेशन समझिए। थोड़ा कनेक्ट करेंगे ना तो चीजों को समझना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। ठीक है, आशीष प्रतीक्षा करें, उसी तरफ बढ़ रहा हूं। इम्पेशेंट होंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, समझे? तो सवाल यह उठता कि आखिर अंग्रेजों ने क्यों यह कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है? कारण कुछ तो रीजन होंगे, और उसका उत्तर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें उत्तर भी मौजूद है। उसका उत्तर भी उस चैप्टर में मौजूद है। चैप्टर तो पढ़ लिया नहीं? तो अगर इसके पीछे कारण देखें तो इसके दो कारण हैं। एक कहूंगा अंग्रेजी दोगलापन, ठीक है? ब्रिटिश डबल स्टैंडर्ड अंग्रेजी में टर्म यूज कर, क्योंकि थोड़ा सा ये शब्द, दो शब्द जो है, दोगला शब्द को हमारे यहां गाली के रूप में लिया जाता है, नहीं? लेकिन गाय का प्रशंसा अक्सर करता दोगला गाय। हाँ, नहीं, गाय दोगला नहीं होता, दोगली गाय होती। हाँ, समझे? ये जो दोगला शब्द है, ठीक है, लिटरल सेंस समझें तो यह डबल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये डबल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, नहीं? क्यों डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, इसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, पहले नीचे वाले पॉइंट की चर्चा कर लूं, उसके बाद करूंगा। अगर आप जाकर के देखें इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म
किस पर? जो बहु राष्ट्रीय राजशाही साम्राज्य थे, मल्टीनेशनल मोनार्कियल एम्पायर थे, उस पर नेशनलिज्म का क्या इंपैक्ट पड़ता? तो उस पर नेशनलिज्म का इंपैक्ट पड़ता है। अगर देखें मल्टीनेशनल मोनार्कियल एम्पायर का विघटन, बिखराव, और अगर आप देखें तो इनको रिप्लेस कौन करता है? रिप्लेस्ड बाय, तो इनको रिप्लेस करता है नेशन स्टेट। ये प्रतिस्थापित किए जाते राष्ट्र राज्य के द्वारा। ये साम्राज्य बड़े बड़े होते थे, और जब साम्राज्यों में बिखराव की प्रक्रिया शुरू होती तो एक साम्राज्य के बिखरने से कई नेशन स्टेट इमर्ज करते। नहीं, अब यहीं पर समझे, ये जो नेशन स्टेट हैं ये आकार में कैसे हैं? ये जो नेशन स्टेट हैं ये आकार में कैसे हैं? स्मॉलर इन साइज, ठीक है। जहां मल्टीनेशनल मोनार्कियल एम्पायर मल्टीलिंगुअल थे, नहीं, वहीं पर ये नेशन स्टेट जो इमर्ज करते वे मोनोलिंगुअल हैं, एक भाषा। मल्टीनेशनल एम्पायर मल्टीलिंगुअल थे, नेशन स्टेट मोस्टली मोनोलिंगुअल थे, एक भाषा भाषी के लोग। नहीं, जहां मल्टीनेशनल एम्पायर मल्टी एथनिक थे, वहीं पर नेशन स्टेट जो हैं वो मोनो एथनिक थे, एक निर्जाति। यहां पर ध्यान रखेंगे एथनिसिटी शब्द जो है, एथनिसिटी शब्द जो है कई बार इसके लिए जाति शब्द का भी इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। और ये जाति शब्द जो है कास्ट के सेंस में नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख ले ताकि कभी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप जाकर के देखें यहां पर, तो एक भाषा परिवार के लोगों को एक जाति का माना जाता। तो जो एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो जाति की अवधारणा है, वो लिंग्विस्टिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है। एथनिसिटी की अवधारणा लिंग्विस्टिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है। निर्जातीयता की अवधारणा भाषा पर आधारित संकल्पना है। और एक भाषा परिवार के लोगों को एक जाति का माना जाता। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई?
जैसे अगर आप जाकर के देखें, हिंदी जाति की अवधारणा है, ठीक है। तो हिंदी जाति के अंतर्गत हम किनको शामिल करते? तो हिंदी जाति के अंतर्गत देखें तो हम हिंदी के अंतर्गत जो 17-18 बोलियां आती हैं, उन बोली भाषी समूह को हिंदी जाति के अंतर्गत रखते, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, मौका मिले तो कुछ लोगों को फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया में प्रेम कुमार मनी जी हैं, सीखना अगर चाहते हैं तब, और इस या उस धारा से परे रहकर सीखना चाहते, क्योंकि कई बार उनसे हम लोग भी सहमत होते, कई बार असहमत होते, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कई बार आप भी सुनते होंगे कि हिंदी अगर हमारी मां है तो उर्दू मौसी है। हिंदी अगर हमारी मां है तो उर्दू क्या है? मौसी है। क्यों कहा जाता? क्योंकि हिंदी और उर्दू सहोदर बहनें, दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट एक है, अलग अलग नहीं है। और हिंदी और उर्दू की जातीय परंपरा भी एक है। हिंदी की जब आप जातीय परंपरा की बात करते तो हिंदी की जातीय परंपरा में केवल कबीर, सूर और तुलसी नहीं आते। हिंदी की जातीय परंपरा में मीर, मिर्जा, गालिब भी आते हैं, और मीर, मिर्जा, गालिब के बिना हिंदी की जातीय परंपरा अधूरी है। जैसे बांग्ला की जातीय परंपरा की बात करेंगे तो केवल टैगोर नहीं आते, काजी नजरुल इस्लाम भी बांग्ला की जातीय परंपरा में आते हैं। बातें अब समझ में आई? तो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म। इसीलिए क्या मान लिया गया? नेशन, नेशनलिज्म, नेशनलिटी, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मोनोलिंगुअल कॉन्सेप्ट है, मोनो एथनिक कॉन्सेप्ट है, मोनो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित संकल्पना है। क्लियर? नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जब ये कहते भारत एक राष्ट्र नहीं है, तो क्यों कहते? क्योंकि भारत मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, बहुभाषाई या बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक देश। अब बातें समझ में आई? नहीं? तो जो पॉपुलर नोशन था नेशन का,
जो कि मोनोलिंगुअल था, मोनो एथनिक था, मोनो रिलीजियस था, इंडिया उस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता था। इंडिया में प्लूरलिज्म है, या मल्टीलिंगुअल है, या मल्टी एथनिक है, या मल्टी रिलीजियस है। तो बड़ी आसानी से उन्होंने खारिज कर दिया, बड़ी आसानी से खारिज कर दिया। नहीं, और ये खारिज करना क्या करता था, ये खारिज, इन्होंने जो खारिज किया या सूटेड इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। यह इंटरप्रिटेशन जो है, अंग्रेजों के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के भारत से जो संबद्ध हित थे, उसमें ये बेटर सूटेड थे। क्योंकि वो कभी चाहते कि भारतीय एक होंगे, क्योंकि भारतीय जैसे एक होते हैं तो वैसे ही अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। इसलिए देखेंगे मैकाले माइन्यूट जो है, मैकाले का जो प्रस्ताव है शिक्षा से संबंधित, उसको लेकर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आशंका व्यक्त की गई, तो मैकाले ने यह आश्वस्त किया था वहां पर कि चिंता की बात नहीं है, अगर सबों के लिए हमने यह शिक्षा दे दी, हमें महज 15 वर्षों के भीतर बोरिया बिस्तर समेट कर वापस लौटना होगा, इसलिए सबको शिक्षा नहीं देंगे। उसके लिए थ्योरी क्या थी? डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से समूह को इससे जोड़ेंगे जो हमारे प्रति लॉयल हो, जो जिनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से जुड़ा संबद्ध हो, और जो हमारे लिए जो है संकट काल में संकट मोचक की भूमिका निभा सके, मजबूत लॉयल पिलर के रूप में काम कर सके। अब बातें समझ में आई? नहीं, लेकिन यहां पर एक बात हमने कही, ये इनका डबल स्टैंडर्ड था, ये इनका दोगलापन था। क्यों मैंने ऐसा कहा, इस चीज को समझे, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। तो कल जब हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि किस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इमर्ज करता है। नहीं, क्योंकि अगर इंग्लिश नेशनलिज्म की बात करें, इंग्लिश नेशनलिटी की बात करें, तो इंग्लिश नेशनलिज्म और इंग्लिश नेशनलिटी भी जो है वो मोनोलिंगुअल नहीं है, मोनो एथनिक नहीं है, मोनो रिलीजियस नहीं है। इंग्लिश नेशनलिटी के अंदर जो है केवल अंग्रेज नहीं आते, स्कॉटिश भी आते हैं, वेल्स भी आते हैं, आयरिश भी आते हैं। उनके लैंग्वेज अलग हैं, उनके रिलीजन अलग हैं। अब बातें समझ में आई? कोई डाउट? ठीक है, अब फिर एक चीज समझे। एक बड़े कवि हुए भारत में, मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता। देखिए, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखेंगे, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखेंगे इंटेलेक्चुअल क्लास कैसे इंटरफेयर कर रहा है, लिटरेरी पर्सनालिटी कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं। और मौका मिले तो पढ़िए। जैसे यही हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द है ना, नहीं? और भाजपा और संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, उस हिंदू राष्ट्र का आधार क्या है? उस हिंदू राष्ट्र का आधार है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान।
ठीक है। और ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का स्लोगन कब आया? 1870 1880 के दशक में ये स्लोगन आया। ये स्लोगन हिंदी लिटरेचर से आया। एक कवि थे भारतेंदु के समकालीन, नाटककार भी थे, प्रताप नारायण मिश्र। तो वो लिखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, चाहूं जी सा चाहूं निज कल्याण, चाहूं जी सा चाहूं निज कल्याण, तब सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कि अगर तुम भारत का अपना कल्याण चाहते हो तो हे भारत की संतानों, तुम सब मिलकर इस मंत्र का जाप करो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है। अब हिंदू शब्द वहां तो है, लेकिन उस हिंदू शब्द का सांप्रदायिकरण नहीं हुआ है, कम्युनलाइजेशन नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। कहिएगा ऐसा कहने का आधार, किस आधार पर मैं ऐसा कह रहा? तो इसके लिए दो रेफरेंस यूज करूंगा। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, एक मुकम्मल समझ नहीं विकसित होगी। तो 1884 में बलिया व्याख्यान है भारतेंदु का। 1884 में बलिया व्याख्यान है भारतेंदु का, नेट पर उपलब्ध है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िए। उस बलिया व्याख्यान में भारतेंदु ने हिंदू शब्द की व्याख्या की है। ठीक है। और हिंदू शब्द की व्याख्या उन्होंने पितृभूमि और पुण्य भूमि के कंटेक्स्ट में नहीं की है। संघ हिंदू शब्द की व्याख्या किसके अंतर्गत करता? पितृभूमि और पुण्य भूमि, ये दो क्राइटेरिया है। जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता वो हिंदू है। अब कहेंगे पितृभूमि पुण्य भूमि क्या है? समझ ले, जिसका जन्म भारत में हुआ है एक नहीं, और जो उस धर्म की उपासना करता है जिस धर्म का जन्म भारत में है, भारत में हुआ है, और जिसके पवित्र धार्मिक स्थल भारत में है। अब बातें समझ में आई? तो अब अगर आप देखेंगे तो केवल 4 धर्म इस कसौटी पर खरे उतरते, और इसीलिए संघ या भाजपा के जो हिंदू शब्द हैं उसमें केवल 4 धर्म के लोग आते हैं। सनातन धर्म 1, बौद्ध धर्म 2, जैन धर्म 3, सिख 4, क्योंकि उनकी पितृभूमि भी यही है और पुण्य भूमि भी यही। वहां मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, और ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, ईसाइयों के लिए भी जगह नहीं है। और इसके प्रमाण हमारे सारंगी जी हैं, जो आजकल आईसीयू में हैं, बोल भी बेचारे नहीं पा रहे हैं, समझे, बोलने की भी स्थिति में नहीं है। ठीक है। ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाने में जिनकी अहम भूमिका थी। अब अगर देखें
ईसाई भी नहीं है, उनके लिए भी स्पेस नहीं है, यहूदियों के लिए भी स्पेस नहीं है, और पारसियों के लिए भी स्पेस नहीं है। बातें समझ में आई? भारतेंदु क्या व्याख्या करते? बलिया व्याख्यान में भारतेंदु कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उसका भाव यही है, चाहे उसका धर्म कुछ हो, उसकी जाति कुछ हो, वह किसी भी क्षेत्र से आता हो, उसकी भाषा कुछ भी हो। तो इसका मतलब यह, और इसी मसले पर मुझे लगता है ये 2019 के आसपास की बात होगी। दिल्ली में संयोग से किन्हीं से मिलने में सहमत के कार्यालय गया हुआ था। तो संयोग से उस समय सहमत के चेयरमैन थे राजेंद्र सिंह, और जब मैं बैठा था तो वहाँ पर जोया हसन भी बैठी हुई थी। उसके बाद इकोनॉमिस्ट जो हैं, देखिए नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से प्रभात पटनायक, वो लोग भी, और लगभग 2.5 घंटे तक मैं उनको सुनता रहा। तो राजेंद्र सिंह जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज जो भारत में परिस्थितियां हैं, मतलब जो कम्युनल सिनारियो है, इस स्थिति के लिए भारतेंदु जिम्मेवार है। समझे? इसके लिए भारतेंदु जिम्मेवार है। समझे? मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने यही बात कही कि सर दिक्कत ये है कि आप लोगों ने एक नजरिया बना लिया है चीजों को देखने का, ठीक है, और चलते चलते कुछ भी टिप्पणी कर देते। इस स्थिति के लिए कभी वामपंथी अपनी जिम्मेवारी नहीं स्वीकार करेंगे। जबकि 1967 में दक्षिणपंथियों के साथ मिलकर के संविध सरकार बनाई, समाजवादी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनसंघ से हाथ मिलाया और संघ का समर्थन लिया, और केवल लिया नहीं, जयप्रकाश नारायण ने यहां तक कहा कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो जयप्रकाश भी फासिस्ट है। इसके लिए वामपंथी समाजवादी अपने को जिम्मेवार नहीं मानेंगे। जिन्होंने 1989 में जो है 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बनाने में मदद की, जिस सरकार में बाहर से भाजपा और संघ भी समर्थन दे रहा था। और उसके बाद तो देखेंगे 96 से समाजवादियों की एक धारे ने उनकी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग में और उनके पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस को इंश्योर करने में अहम भूमिका निभाई। और इसलिए मैं कह रहा हूं भारतेंदु के बलिया व्याख्यान को पढ़ें। मतलब हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने में अंतर है। धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं है, यह हमें समझना होगा। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिकता का निषेध नहीं करती है,
यहां धार्मिकता के लिए स्पेस है, हमें यह समझना होगा। तो खैर ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू इसका था मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि जिनको कहा जाता है। अब देखिए हम कब की बात कर रहे हैं। गुप्त जी पर भी रिवाइवलिस्ट होने का आरोप लगाया जाता है, गुप्त जी पर भी कम्युनल होने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, गुप्त जी क्या लिखते? गुप्त जी लिखते हैं, समझिएगा, कम कीर्ति अकबर की नहीं सतशासकों की ख्याति में। ऐसे भी शासक होंगे किसी भी अन्य जाति में। मतलब जब शासकों की गौरवशाली परंपरा की बात करते तो उनको अशोक के समकक्ष कोई हिंदू शासक नहीं दिखता, अकबर दिखता है। और क्यों दिखता? क्योंकि अकबर के समय हिंदुओं को उच्च पदों तक पहुंचने का मौका मिला। वो लिखते हैं, हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू यवन यवनों के लिए हठ पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किए। और उनकी ये पंक्ति क्या बतलाती है? गुप्त जी की पंक्ति। गुप्त जी उस संकीर्ण सोच की हिमायत नहीं करते, उस संकीर्ण सोच की आलोचना करते जो संकीर्ण सोच कहती है कि हिंदू का अर्थ हिंदू है और यवन का अर्थ केवल मुसलमान है। और उन्होंने लिखा है, और भी ये देखिए, इसको क्वेश्चन करते, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो नेशनलिज्म है उसको क्वेश्चन वो करते, जो एक भाषा एक जाति एक धर्म पर आधारित है। क्या कहते गुप्त जी? तो वो कहते, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो। ध्यान रखिएगा, ये लिटरेरी रेस्पॉन्स है, ये लिटरेरी रेस्पॉन्स है उस ब्रिटिश एक्विजिशन का को, उस ब्रिटिश परसेप्शन को जो कहता है इंडिया इज नॉट ए नेशन बट इट इज मेयर ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। गुप्त जी कहते, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो। क्या यह बहुधार्मिकता, क्या बहु संप्रदायों की मौजूदगी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है क्या? और फिर इस प्रश्न का उत्तर देते, एक दृष्टांत का सहारा लेते, और दृष्टांत का सहारा लेते हुए कहते, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक माला है। कैसा माला? राष्ट्र एक माला है, और यह माला जो है विविध सुमनों से निर्मित है, विभिन्न प्रकार के फूलों से निर्मित है। यह विविध फूल क्या है? अरे विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न जातियां, इन सब से निर्मित है यह राष्ट्र रूपी माला, निर्मित है। देखिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं गुप्त जी या नहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिज्म को। और हिंदी में एक बड़े आलोचक हुए रामविलास शर्मा, उन्होंने अभी जो हमने आपके साथ चर्चा की कि उन्होंने अंग्रेजी राष्ट्रीयता का हवाला देते हुए उन्होंने इस ब्रिटिश मान्यता को चुनौती दी। मतलब अपने अपने तरीके से ये साबित दो चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्र के लिए एक ही भाषा हो, एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो। राष्ट्र बहुभाषाई भी हो सकते, बहुजातीय भी हो सकते, बहुधार्मिक भी हो सकते।
पश्चिम में भी ऐसे राष्ट्र आपको मिलेंगे, भारत में भी ऐसे राष्ट्र आपको मिलेंगे। ग्रेट ब्रिटेन भी ऐसा ही राष्ट्र, अंग्रेजी राष्ट्रीयता भी ऐसी ही है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो ये जो कंटेक्स्ट, अब यहां पर देखें, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें। नेशन इन मेकिंग का मतलब, भारत एक राष्ट्र नहीं है लेकिन बनता हुआ राष्ट्र। मतलब यहां पर अगर आप जाकर के देखें, और इस चीज को आज भी आपको समझना होगा, एस.एन. बनर्जी ने जो बातें 1870 के दशक में कही, यह एक प्रकार से इस बात की स्वीकृति है कि भारत एक राष्ट्र नहीं, एट द सेम टाइम यह खंडन है। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। और मुझसे पूछें तो राष्ट्र बनने की यह प्रक्रिया अब भी जारी है। नेशनल इंटीग्रेशन का काम खत्म नहीं हुआ, स्टिल कंटिन्यूइंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा है कि यह काम खत्म नहीं हुआ? इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अगर आप जाकर के देखें, कश्मीर में जो पृथकतावादी आंदोलन है, अलगाववादी आंदोलन है, वह क्या इंडिकेट करता? नॉर्थ ईस्ट के पृथकतावादी आंदोलन क्या इंडिकेट करते? कश्मीर का पृथकतावादी आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट का पृथकतावादी आंदोलन क्या इंडिकेट करता? कि इन क्षेत्रों में अभी भी ऐसे लोग या ऐसे समूह मौजूद हैं, सॉरी, ऐसे मौजूद हैं जो खुद को भारत राष्ट्र का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जो खुद को भारत राष्ट्र के साथ इंटीग्रेट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि वो भारत राष्ट्र के साथ इंटीग्रेट करें, और समय के साथ यह इंटीग्रेशन तेज हो रहा है। हम बिहार वाले कहते हैं इंडिया एज ए नेशन को हम नकारते हैं, उसका हिस्सा अपने को मानते हैं या नहीं? बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो इसलिए हमने कहा, जब आप इस बात को समझेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री को हिस्ट्री तक सीमित करके नहीं देखें। जब तक उसको कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट से आप लिंकअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पढ़ने की कोई उपयोगिता नहीं। और इसलिए कह रहा, जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इंडिया इज स्टिल नेशन इन मेकिंग, भारत अभी भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, ना तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या को आप पूरी संवेदनशीलता से देख और समझ पाने की स्थिति में होंगे, ना ही आप कश्मीर की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ देख और समझ पाने की स्थिति में होंगे। और जब पूरी सेंसिटिविटी के साथ उसको देखेंगे, समझेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन आपके बूते के बाहर की बात है। आज आप में और हम में से कितने लोगों को चिंता मणिपुर की है? हम यूक्रेन में जाकर के वार रोकवा देते हैं ना, हम इजराइल फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करवा देते हैं ना, लेकिन मणिपुर की ओर जो है नहीं, हम देखने के लिए तैयार नहीं होते, सुनने के लिए तैयार नहीं होते, सोचने के लिए तैयार नहीं होते।
अगर वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट होता तो कब का वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। एक फैक्ट है। और कम से कम आप सहमत हो, आप असहमत हो, आपको कांग्रेस को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस ने इंटरनल सिक्योरिटी से कंसर्न्ड इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपनी ही सरकार को बर्खास्त किया। 80 के दशक में अपनी सरकार को बर्खास्त किया, क्योंकि वहां पर नेशन इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता था बनिस्पत के वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के। तो मेरे कहने का मतलब है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, जैसे स्टेट नेशन और नेशन स्टेट की बात आई, मुझे लग गया कि आज, लेकिन ये बहाने हैं। कम से कम इसी बहाने ये डिफरेंशिएशन तो आपके सामने आया। अब उसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे। नहीं, मैंने तो आपको कह दिया। कहां गया मैं? हाँ, हमने तो यहां कह दिया कि नेशनलिज्म का इंपैक्ट यह होता कि मल्टीनेशनल एम्पायर जो हैं डिसइंटीग्रेट करते, उनकी जगह नेशन स्टेट का इमरजेंस होता। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, अगर आप ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में जाकर के, यूनाइटेड किंगडम के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इटली के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जर्मनी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इटली के कंटेक्स्ट में पीडमोंट सार्डिनिया को सेंटर में रख करके वहां की चीजों को इंपोज किया गया। जर्मनी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, ये चीजें तो पढ़ी है आपने। जर्मनी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो जर्मनी में प्रसा की चीजों को इंपोज किया गया पूरे के पूरे जर्मनी पर, और यही काम यूनाइटेड किंगडम में किया गया, जहां पर इंग्लैंड की चीजों को इंपोज किया गया स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के ऊपर। और वहीं की बात क्यों करें, यूएसएसआर को देखें ना। आज भी अगर यूक्रेन को जाकर के देखें तो वो समस्या क्या है? दरअसल वो नेशन और नेशनलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है। वो नेशन और नेशनलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है। अगर वहां पर जाकर के देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें, और उसी कनेक्ट के कारण रसिया फ्यूल अप कर रहा है चीजों को, तो ये रुक करके समझने की जरूरत है। तो एक बात समझिए, यह ढोंग ढोंगियों का है, खाने के वास्ते, हरिनाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। समझे? ये मैंने पहले कहा था, वेरी फर्स्ट डे कहा था जब मैं चर्चा कर रहा था, और आगे मैं चर्चा करूंगा कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, इसकी बड़ी खासियत है, ये अपने इंटरेस्ट को जो है नेशन इंटरेस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करता। अटल जी को याद करें, जब तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे, एक लाइन उनका पेट होता था, विदेश नीति और अर्थनीति के मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह पेट लाइन था। 98 से 2004 के दौरान उनके स्पीचेज को सुने, यहीं से चीजें शुरू होती थी। आपको जितनी राजनीति करनी है करें, लेकिन विदेश नीति अर्थनीति के मसले पर नहीं। और उसी अटल जी की बीजेपी ने 2004 से लेकर के 14 तक सबसे ज्यादा अर्थनीति और विदेश नीति के मसले पर राजनीति की। नहीं तो उस समय कांग्रेस कहती थी विदेश नीति और अर्थनीति के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, और जो 4 से 14 के दौरान कांग्रेस कहती थी, 2014 के बाद आओ वर्तमान सरकार कह रही है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि एक मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो कहती है, वो कहती है कि सत्ता में जो भी होता ना, वो नेशन और नेशन इंटरेस्ट की बात करता है, और ऑपोजिशन में जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है, लोकहित की बात करता है। अब 14 के बाद का क्राइसिस यह है कि 89 से लेकर 2014 तक तो ये
विभाजन चलता रहा, स्मूथली फंक्शन करता रहा। सॉरी। अब 2014 के बाद का क्राइसिस यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट पर भी भाजपा ही दावा करती है, नेशन इंटरेस्ट पर भी भाजपा ही दावा करती। ठीक है, अब कुछ रह ही नहीं जाता है ऑपोजिशन के लिए। तो ऑपोजिशन के लिए जो शेष चीजें रह जाती है, एंटी नेशनल, प्रो पाकिस्तानी, प्रो मुस्लिम्स, सिकुलर, नक्सल, अर्बन नक्सल, यही सब चीजें रह जाती हैं। तो यही चीज हमने कहा कि इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये जो उदाहरण हमने दिया ना, ये एक कंक्लूजन है नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट। इस बात को समझिए, नेशनलिज्म जो है सत्तारूढ़ दल के हाथ का ऐसा हथियार है, सरकार में जो लोग मौजूद हैं उनके हाथ लगा ऐसा हथियार है जिसके सहारे वह अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। इस लाइन को ध्यान रखेंगे तभी आप टैगोर के कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशन और नेशनलिज्म को आप समझ पाने की स्थिति में होंगे। और आप देखें हर जगह की सरकारों के द्वारा नेशन और नेशनलिज्म का अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करने वाले ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा पूरी दुनिया में। हाँ, ये छोटे छोटी चीजें टुकड़ों में आ रही है, जो बात टैगोर लास्ट में करेंगे। बातें स्पष्ट? यहां तक में कोई डाउट, कोई प्रश्न? तो आज अब यहीं तक रहने दें। वो लिबरलिज्म टॉपिक जो डिस्कस करूंगा ना अगले दिन, अब वहीं से शुरू होगा, वो ध्यान में है हमें। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को बेहतर तरीके से समझना चाहते तो जो क्लास नोट्स है उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद जैसे जैसे गाइड कर रहा हूं, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप को दोबारा आप पढ़ें। और दूसरा, नेशनलिज्म जो चैप्टर है ना बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में, पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास की जो बुक है उसमें नेशनलिज्म जो चैप्टर है उसको अनिवार्यतः पढ़ करके आवे। एक दिन का गैप भी मिल गया है, मंडे को उसको हम डिस्कस। थैंक यू।